तो हम बात कर रहे हैं बच्चों स्ट्रेस की, हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो पहला कौन सा था? टेंसाइल, जिसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, कंप्रेशनल, बॉडी को कंप्रेस करके। तीसरा हाइड्रोस्टेटिक, लिक्विड की वजह से। और फोर्थ टेंजेंशियल, कि बॉडी के वन सरफेस को फिक्स रखते हैं, दूसरे के ऊपर टेंजेंट वे में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो 4 तरह के पढ़े हैं। इसके बाद स्ट्रेन, कि बॉडी में जो चेंज होगा उसका कंपैरिजन करते हैं, किससे? इनिशियल स्टेट से। किसी भी डायमेंशन में सपोज चेंज करते हैं, लेंथ में, ब्रेथ में, थिकनेस में, हाइट में, या उसकी रेडियस में, तो इनिशियल रेडियस के साथ कंपेयर करें, मींस उसकी उस डायमेंशन को इनिशियल जो पहले वाली डायमेंशन थी उसके साथ जो हम कंपेयर करते हैं, दैट इज स्ट्रेन। तो ये भी पढ़ चुके हो, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरा था शेयर या टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद हमने पढ़ा है हुक्स लॉ। तो वो सारे टॉपिक बड़े अच्छे से जिसको समझ में आ गए, जिसने पढ़े हैं, उसको आज की जो पढ़ाई है हमारी, आज के जो टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम बात करते हैं हुक्स लॉ की। स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेके हुक ने एक रूल दिया, जिसको हमने हुक लॉ बोला है। क्या था? हुक्स लॉ क्या है बच्चों? ये the stress produced in a body is directly proportional to the strain। किसी भी बॉडी में जब स्ट्रेस हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, उसकी डायमेंशन में चेंज करते हैं, उसको कंप्रेस करके, उसकी लेंथ को इंक्रीज करके, स्ट्रेच करके। भाई किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ इंक्रीज होगी, या उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, किसी भी तरह का चेंज करें तो स्ट्रेस भी रहेगा, स्ट्रेन भी रहेगा। तो क्या बोला कि स्ट्रेस जो रहता है, जितना ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगी, स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेन मैंने बोला था एसटीएन से स्ट्रेन को बोलेंगे और स्ट्रेस को एसटीएस से रिप्रेजेंट करूंगा। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या था स्ट्रेन? कि किसी भी डायमेंशन को चेंज करें, चेंज इन डायमेंशन, इन एनी डायमेंशन, डायमेंशन बोले, वॉल्यूम बोले, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इस तरह से। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन विल रिप्लेस बाय अ प्रोपोर्शनल साइन विल रिप्लेस बाय अ कांस्टेंट एंड इक्वल साइन। तो ये रिप्लेस होगा इक्वल साइन से, और एक कांस्टेंट आता है, सपोज यहाँ पे हमने इसको बोला के। हालांकि इसके नाम अलग अलग है कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कांस्टेंट के नाम अलग अलग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो के इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन बोली हुक ने, हुक के अकॉर्डिंग जो ये कंडीशन हम पढ़ी है, ये भी एक इलास्टिक लिमिट के अंदर। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या? कि किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, मान के चलते हैं, जिस पॉइंट तक वो से स्ट्रेच करते जाएं और वो वापस हर बार खींचते हैं, इनिशियल स्टेट में आता है। भाई रबर बैंड को आप खींचते हो, खींचा, फिर इनिशियल स्टेट में आ गया, फिर खींचते हो, फिर इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो हम किसी वायर को खींचे, किसी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज करें, कंप्रेस करके उसको किसी भी तरह से, वो वापस इनिशियल स्टेट में आता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? इलास्टिक पॉइंट। अब ऐसे करते करते हमारा एक टाइम तो आएगा कि जिस पॉइंट के बाद वो वापस इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाएगा, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इलास्टिक लिमिट। जैसे मैंने एक दिन तुम्हें ये मान के चलते हैं यही है, और मैं इसे बार बार छोड़ता हूं, ये फिर आ जाता है वापस, है ना। हर किसी तरह से मैंने इसको अलग अलग चेंज किया और ये वापस इनिशियल स्टेट में आता है। हालांकि पूरी तरह से नहीं, देखा होगा जब सीधा था पूरी तरह से, अब सीधा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं तो उतना नहीं आया, थोड़ा सा इसमें टोर्सन रह जाता है, ऐंठन रह जाती है, तो इसका मतलब पूरी इस इलास्टिसिटी इसके अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी जिस वजह से आता है उसे इलास्टिसिटी कहेंगे। और जिस पॉइंट तक ये वापस आता है, देखो अब वापस आ रहा है पूरा,
ज्यादा लिमिट, ज्यादा इसको स्ट्रेच करता हूँ, ज्यादा इसको ट्विस्ट करता हूँ, ऐड देता हूँ, तो ये वापस नहीं आता, अब थोड़ा सा रह जाता है इसमें टोर्सन। तो जिस पॉइंट तक ये वापस आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर ये रूल रहेगा और उस कंडीशन में ये फॉर्मूला आता है। अब ये जो कांस्टेंट आता है बच्चों, इसकी फिक्स वैल्यू फिक्स रहेगी। अब ये बॉडी के डायमेंशन को चेंज करने के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का होता है। तो मैंने बताया था 3 तरह का होता है। नंबर 1 तो समझ आ गया, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन एंड वन कांस्टेंट कम एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका क्या क्या नाम इसको बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और दूसरा नाम बोलते हैं बच्चों इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस तरह से अब ये होता 3 तरह का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर 1 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नंबर 2 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और नंबर 3 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ शेयरिंग भी बोलते हैं, शेयर मॉडुलस भी बोल देते हैं सिंपल वे में। किस तरह से देखो जरा, नंबर 1 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने जो ये अभी कोफिशिएंट पढ़ा है, मैंने बोला कितने तरह का होता है, 3 तरह का। नंबर 1 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये क्या है बच्चों, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, मान के चलते हैं हमारे पास कोई वायर है, काफी बार बता चुका हूं, बार बार थोड़ा सा पढ़ा भी करो तब समझ में आएगा, जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे, वरना कितनी बार भी पढ़ते चले जाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये वायर की लेंथ सपोज L, ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ L थी, हमने इसको इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और कितना mg, सपोज किसी बॉडी को सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड से मतलब लटका देते हैं, या तो खुद हाथ से पकड़ के खींचे या किसी बॉडी को सस्पेंड करते हैं। अगर खुद से पकड़ के खींचेंगे तो हमें ये नहीं पता रहेगा हमने कितना फोर्स एक्सर्ट किया। तो क्या करना होगा, कोई बॉडी लेते हैं, किसी बॉडी का मास m नीचे की तरफ, तो हमें ये पता रहेगा कितनी वैल्यू होगी फोर्स की, तो मेजर कर सकते हो ना, जितना बॉडी का मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर देते हैं, तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है mg। तो L था, कितना चेंज हो जाती है, कितना और इंक्रीज हो जाती है लेंथ, डेल्टा L। ठीक, तो अब देखो स्ट्रेस क्या होगा यहाँ पे, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे कितना है A, तो स्ट्रेस, दोनों फॉर्मूले देखो जरा यहाँ पे, स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा F अपॉन A, स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला F अपॉन A, और स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L, ये दोनों फॉर्मूले। अब देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, ये क्या होता है, ये भी एक कंपैरिजन होता है। जो हमने K अभी पढ़ा है, तो K का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैंने बोला लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ जो मॉडुलस बोला, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस जो बोला है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके अलग अलग नाम है। अभी के यंग मॉडुलस की बात करते हैं, तो यंग मॉडुलस में होता क्या है, किसी बॉडी को उसकी लाइन के लेंथ के अलोंग इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। किसी लाइन को मान के चलो वायर है, स्ट्रेच किया, कोई रोड होती तो उसे कंप्रेस करते,
कैसे भी करके उसकी लेंथ में चेंज करना है। ओरिजिनल लेंथ से कंपेयर करेंगे, स्ट्रेन आएगा, कितना फोर्स लगाएंगे, कितने यूनिट एरिया के ऊपर कितना वो लगाती है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज स्ट्रेस। तो उसी से हमारा ये बनेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या डिफाइन होगी, द रेशो ऑफ, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, द रेशो ऑफ longitudinal stress, longitudinal stress, स्ट्रेस को एसटीएस और स्ट्रेन को एसटीएन, longitudinal stress अपॉन longitudinal strain, ये रेशो होता है। वैल्यू पुट करें तो देखो इसमें longitudinal stress का फॉर्मूला क्या है, ये longitudinal का ही है बच्चों, ये longitudinal stress F अपॉन ए और longitudinal स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। वैल्यू पुट करते हैं, F अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। F की वैल्यू क्या है फॉर्मूले में, mg। ए की वैल्यू क्या है, अगर ये वायर है तो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। बोले सर हम रेडियस वायर की कैसे निकाल सकते हैं, हम तो डायमीटर की टर्म में निकालेंगे। फिर आर की जगह डी लिखोगे तो डी स्क्वायर अपॉन कितना होता भाई, डी बाई 2 लिखते तो डी स्क्वायर बाई 4, और 4 चला जाता है ऊपर, उसको भी देख लेंगे अभी। और ये डेल्टा एल, तो और क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो वैल्यू आती है एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ये फॉर्मूला बनता है। इसमें भी आर स्क्वायर को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, एम जी एल, ये 4 यहां आ जाएगा, और पाई डी स्क्वायर डेल्टा एल, ये फॉर्मूला बन जाता है। या तो ये वाला ले लेना या ये, जो भी अच्छा लगे। तो ये इस तरह से हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए फॉर्मूला हमने किया। नेक्स्ट इसमें हाँ, इसी में यंग मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस में ही एक टॉपिक है हमारा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ वायर। इसको नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ वायर। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर, ये किस तरह से है देखो जरा। तो अगर हम y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेस और x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन को लेते हैं, यहां पे हमारा स्ट्रेन, या ब्रैकेट शॉर्ट में लिख देते हैं इसको एस टी और एन, मैंने बताया कि मैं इस तरह से, और स्ट्रेस के लिए एस टी एस, ठीक है। शुरू में एस टी और बाद का एस ले लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि बार बार करेंगे। तो देखो अभी हमने हुक्स लॉ को पढ़ा है, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर ये रूल फॉलो होता है तो आपका जो ग्राफ होगा, जो ग्राफिकल लाइन होगी, वो कैसी मिलती है, स्ट्रेट। कैसे याद आएगा, कुछ बच्चों को याद होगा कि हमने 10th क्लास में फॉर्मूला एक लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, और आई इसी से हमारा फॉर्मूला बनता था आर इक्वल टू वी अपॉन आई, मीन्स जिसके प्रोपोर्शनल था ये वी अपॉन आई। इसी तरह से अब हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, स्ट्रेन, और कांस्टेंट में ये आया है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जैसे वहां से हमने ये फॉर्मूला बनाया, इसी तरह से तो y का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा आप लोगों ने, y इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, y इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस
अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये इस तरह से। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें जरा, हमने कहा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, हुक लॉ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज। अब अगर हमारा ये वाला रूल फॉलो होगा, याद होगा ये वाले रूल में भी क्या था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी आर रेजिस्टेंस बी और आई का, तो ग्राफ मिलता था ऐसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। तो इसी तरह से अगर यहां भी हुक लॉ फॉलो होगा तो हमें कैसी ग्राफ मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं जरा, और यदि फॉलो नहीं होगी तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, फिर कर्व लाइन मिलेगी। तो किस तरह से मिलता है देखें जरा। तो मान के चलते हैं, अब देखो जरा यहां ग्राफ में जब ड्रॉ करूंगा तो मन में ये आने लगता है कि हमारा ग्राफ खींचते हुए, वायर खींचते हुए ऐसे जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल कर रहा हूं मान के चलो अभी, और प्रैक्टिकल करते टाइम मैंने वायर को स्ट्रेच किया, खींचता हूं, क्या होगा, जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेस की भी वैल्यू रहेगी और स्ट्रेन की भी कैसे मिलेगी वैल्यू, हम फोर्स कितना लगाते हैं यहां से पता चल जाएगा। एरिया कितना है, डायमीटर मेजर करेंगे और क्या आ जाएगा, स्ट्रेस कितना इनिशियल लेंथ थी, कितना बाद में इंक्रीज हुई है, क्या पता चल जाएगा, स्ट्रेन। बार बार दोनों की वैल्यू लेंगे, एक लोड अप्लाई करेंगे और सारी वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। मान के चलो पहली बार 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4, 5, अलग अलग वैल्यू के लिए देखते जाएंगे और ये सारी वैल्यू नोट करते रहेंगे। तो जब हम नोट करते करते इनको का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाद में, समझ में आ रहा है ना, मान के चलो ये स्ट्रेस के लिए और ये स्ट्रेन के लिए, यहां वैल्यू आती जाएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, 5। तो जैसे वहां पे ओम्स लॉ को बनाते थे, वी वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू लेके ग्राफ ड्रॉ करते थे, उसी तरह से जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें हमारा ग्राफ ऐसे मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलता है। चलिए यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा ग्राफ उतना स्ट्रेस नहीं अप्लाई हो पाता, बल्कि क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन बढ़ने लगता है। और किस तरह से, क्या होगा आगे, थोड़ा सा, अब ये ग्राफ सीधा नहीं चलेगा, बल्कि क्या हुआ, यहां तक तो ग्राफ सीधा जाएगा, इसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से और फिर ऐसे बनता है। ठीक है, मीन्स ये कि ये ग्राफ फिर आगे सीधा नहीं चलता, मीन्स दोनों का रेशो बिगड़ जाता है। जो रेशो स्ट्रेस स्ट्रेन का था उसमें अब स्ट्रेन तेजी से बढ़ता है, स्ट्रेस नहीं। आखिर ऐसे किस तरह से होगा वो जरा समझे। जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेस भी आती है, स्ट्रेन भी आती है, दोनों का रेशो लेकिन रहता फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन जब एक लिमिट के ऊपर, मैंने बताया था कि ये काम केवल एक लिमिट तक होता है, एक लिमिट के ऊपर जब हम जाएंगे तो अब वायर वापस इनिशियल स्टेट में नहीं आता, या ये बोले अब वो स्ट्रेस उतना नहीं रहता, स्ट्रेन ज्यादा आता है, लेकिन इनिशियल स्टेट में आ जाता है। चलिए, तो जिस पॉइंट तक वो स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों का रेशो फिक्स था, वहां तक हम क्या बोलेंगे, हुक्स लॉ को फॉलो करता है वो पोर्शन ग्राफ का वो पोर्शन हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। और उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक फॉलो करता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो, और जहां तक वो वापस आता है इनिशियल स्टेट में, मान के चलो मैंने यहां तक स्ट्रेच किया, जितना स्ट्रेस, मान के चलो स्ट्रेस 1 स्ट्रेन भी 1, फिर और खींचता हूं, स्ट्रेस 2 स्ट्रेन भी 2, और खींचता हूं, स्ट्रेस 3 स्ट्रेन भी 3, तो चल तो रहा है ठीक। लेकिन और थोड़ा आगे जाता हूं, अब स्ट्रेस 4 नहीं पहुंचा बल्कि 3.9 रहता है,
जबकि स्ट्रेन 4 हो जाता है, तो ग्राफ क्या होगा, सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेन की तरफ चलेगा ज्यादा। और ये वाला प्रोसीजर भी आगे बढ़ाता हूं, फिर मैंने और थोड़ा बढ़ाया। फिर स्ट्रेस 4.7 आता है, लेकिन स्ट्रेन 5 आता है। मेरी बात समझो, मैंने बोला स्ट्रेस 1, स्ट्रेन 1, स्ट्रेस 2, स्ट्रेन 2। तो जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पॉइंट लोगे ना 1 2 3, तो ये 1, ये भी 1, ये 2, ये भी 2, ये 3, ये भी 3। ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर ये तेजी से बढ़े और वो उतना ना बढ़े आगे, तो क्या होगा, अब थोड़ा बैंड हो जाएगा, जो अभी देख रहे हो। रियल लाइफ में यही होता है, जब किसी हम बॉडी को, इलास्टिक बॉडी को स्ट्रेच करते जाते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ते हैं एक लिमिट तक, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों का रेशो फिक्स रहता है। लेकिन एक लिमिट के बाद स्ट्रेस नहीं बढ़ता, स्ट्रेन बढ़ते जाता है। तो ग्राफ देख रहे हो, यहां पे ये आ रही है बात। और उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक वापस बॉडी इनिशियल स्टेट में आ जाए, इनिशियल का मतलब मान के चलो मैंने स्ट्रेच कर रहा था 4.7 पे आ गया, ये 5th पर, वो फिर और थोड़ा बढ़ाता हूं और फोर्स लगाता हूं, ये 5.5 पे रहता है, वो 6 पे हो जाता है। कौन, स्ट्रेन। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं 5.5 के आगे, अब स्ट्रेस उस रेशो में, मीन्स 5.5 के आगे मान लो स्ट्रेस 6, स्ट्रेन 7। लेकिन अगर मैं छोड़ता हूं, अब बॉडी वापस इनिशियल स्टेट में नहीं आती पूरी तरह से, बल्कि क्या होता है, उसकी कुछ लंबाई बढ़ी रह जाती है, हमेशा के लिए बढ़ी रह जाती है। ये जो लंबाई हमेशा के लिए बढ़ गई, इसको ही क्या बोला जाता है, परमानेंट सेट। बताया था ना कि इलास्टिक, एक पॉइंट तो वो इलास्टिक लिमिट जहां तक हुक्स लॉ को फॉलो करे, उसके बाद भी लेकिन हम फोर्स बढ़ाते हैं, बॉडी वापस आ जाती है इनिशियल स्टेट में, उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल इलास्टिसिटी। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बढ़ते जाएंगे, या यील्ड पॉइंट इसको बोलते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर बढ़ते जाएंगे तो फिर बॉडी अपनी इनिशियल पॉइंट पोजीशन में नहीं आती, बल्कि क्या होता है, उसकी लेंथ हमेशा के लिए थोड़ी सी बढ़ी रहती है, और उसको क्या बोला जाता है, परमानेंट सेट। लेकिन अगर हम उसके बाद भी नहीं रुकेंगे, उसके बाद भी थोड़ा सा वायर को खींचेंगे और भी, अब क्या होता है, फोर्स अगर हम हटा भी देते हैं, अभी तक ऐसा हो रहा था कि हम फोर्स हटाते थे, जो फोर्स स्ट्रेच करने के लिए लगा, भाई आप खींचते हो और भी ज्यादा और भी ज्यादा, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी, अब आप फोर्स हाथों को हटा भी लोगे तो भी उसकी लंबाई बढ़ती है, और वो ग्राफ का ये वाला पोर्शन, और आप अभी भी नहीं मानते, कभी भी खींच रहे हो खींचोगे खींचोगे, और क्या हुआ, इस पॉइंट पर पहुंच, और इस पॉइंट के बाद देखा होगा स्ट्रेन तो आगे बढ़ रहा है भाई, स्ट्रेन तो आगे गया, लेकिन स्ट्रेस नीचे आ गया। और ये कौन सी कंडीशन होती है, जब हमारा वायर, हमारा रबर बैंड टूटना शुरू हो जाता है। टूटना शुरू का मतलब क्या हुआ, बट टूटेगा कब कोई चीज, जब उससे और फोर्स आगे नहीं लगाई जाएगी, और फोर्स नहीं लगा पाएगा तो हमने लगाया लोड, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है इसी के इक्वल, इसीलिए तो बार बार वापस आ रहा था। अब वो लगा ही नहीं पा रहा, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, उसकी थिकनेस कम होना शुरू हो जाएगी और वो टूटना शुरू हो जाएगा। जिस पॉइंट पर वो ब्रेक होना शुरू होता है, उस पॉइंट के स्ट्रेस को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। समझ आ गया। तो इस तरह से हमें इस ग्राफ को डिस्कस करना है, समझना है किस पॉइंट तक क्या चीजें रहती हैं। जरा देखें, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट ये, फिर बी, फिर सी, तो ये पॉइंट को बोला ए पॉइंट, इसको बोल रहे हैं बी, इसको बोल रहे हैं सी, और सी पॉइंट पर ये वापस इनिशियल स्टेट में नहीं आता, बल्कि कुछ इसमें, और इस वाले पोर्शन को बोलेंगे परमानेंट सेट, परमानेंट सेट।
ये सपोज पॉइंट O, ये इस पॉइंट को बोल दें O डैश, तो O डैश परमानेंट सेट है। परमानेंट सेट का मतलब स्ट्रेन कुछ रह जाती है, और स्ट्रेन क्या था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज रहेगा, तभी तो स्ट्रेन की वैल्यू रहती है। और वो कब, जब हम C के आगे बढ़ते हैं, C के आगे बढ़ने पर उसमें कुछ चेंज रहता है। ए पॉइंट को क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट, या तो इसको बोला जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, जब तक प्रोपोर्शन रहता है, कौन, इस लिमिट तक क्या रहती है चीजें, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ये वाला रूल हमारा वर्क करता है। बी को क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट, बी को बोलोगे, ये क्या है, और इसको क्या बोला जाएगा, इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर। कहां से लेके, O से A तक, O से A तक इलास्टिक बिहेवियर, A पर प्रोपोर्शनल लिमिट और B पर इलास्टिक लिमिट। E के और आगे हम अगर स्ट्रेच करते हैं तो अब वो वर्क नहीं कर पाता ठीक से। इलास्टिक लिमिट। इसके बाद C पॉइंट तक हम आगे बढ़ते हैं। C के बाद भी अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे ये फिर वापस इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगा, और C के अगर आगे जाएंगे तो इसको बोला जाएगा प्लास्टिक बिहेवियर। C के आगे बढ़ने पर इनिशियल स्टेट में पूरी तरह बिल्कुल नहीं आएगा। B से C तक जाते हैं तो इलास्टिक लिमिट यहाँ है, इसके अगर आगे जाएंगे C तक एक परमानेंट सेट रह जाता है, और C के आगे अगर जाओगे लेंथ एज इट इज रहेगी, और इसको बोला जाएगा प्लास्टिक बिहेवियर। क्योंकि देखा होगा इस पोर्शन में